तो फ्लो ऑफ करंट इन ए कंडक्टर टॉपिक जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसमें ये सीखेंगे कि किसी भी कंडक्टर में करंट कैसे फ्लो करता है। ठीक है, कंडक्टर बोले तो आप मन में एक वायर का इमेज बनाइए। तो कोई भी अगर आप कंडक्टर ले ले जैसे, और कंडक्टर को हम सिलिंड्रिकल फॉर्म में दिखा देते हैं। तो ये सिलिंड्रिकल फॉर्म में मैंने ऐसे कंडक्टर दिखा दिया। ठीक है, ऐसे अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया गया है तो कंडक्टर में क्या होगा कि लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया, अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ठीक है, तो ये जो लार्ज नंबर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये रेस्ट में नहीं रहते हैं, ये रैंडम मोशन में इधर उधर चलते रहते हैं। रैंडम मोशन में चलने का मतलब है कि हर इलेक्ट्रॉन का पाथ जो होता है उसको कुछ पता नहीं होता है, ऐसे 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 चलता रहता है। तो ओवरऑल उसका नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स रुके नहीं रहते हैं, क्या रहते हैं, रैंडम मोशन में रहते हैं, रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रैंडम मोशन में होने से क्या होता है कि उसका जो नेट एवरेज वेलोसिटी है वो 0 होता है। आपको व्हाट इज दिस, इलेक्ट्रॉन थोड़ी थोड़ी देर में बार बार तो उसी पोजीशन पे आ जाएगा जहां पे है, उसको तो कुछ पता तो है नहीं कि कहाँ जाना है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, तो रैंडम मोशन में इधर उधर घूम रहा है। तो अगर आप कोई भी यहाँ पे पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन लेंगे इस कंडक्टर में, तो पर सेकेंड यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन आपको दाएं जाते मिलेंगे राइट साइड, उतने ही आपको बाएं तरफ भी जाते हुए मिलेंगे। तो क्या होगा कि जो टोटल चार्ज क्रॉसिंग हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया कंडक्टर के अंदर, और मैंने चेक किया कि चलो देखते हैं कि डेल्टा टी टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास हो रहे हैं। तो पता चला कि जितने इलेक्ट्रॉन इधर क्रॉस किए हैं उस समय कितने इलेक्ट्रॉन इधर भी क्रॉस किए हैं, क्योंकि रैंडम मोशन है ना। तो रैंडम मोशन का मतलब यही होता है। तो ओवरऑल इसमें जो करंट एवरेज आएगा वो आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि करंट होता है आपका डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। अगर सारे इलेक्ट्रॉन एक दिशा में जाते तब ना करंट माना जाता। तो रैंडम मोशन की केस में आपके कंडक्टर में कोई करंट फ्लो नहीं होता है, आपका ऐसे ही वायर पड़ा हुआ है। अब मान लो कि हमने इसमें किसी तरह के से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दिया, उसको कैसे करते हैं सेटअप वो भी बता देते हैं। या हमने फिर से वही सिलिंड्रिकल वायर ले लिया इसको, है ना, ये मैंने सिलिंड्रिकल वायर ले लिया और इसको हमने क्या किया कि एक बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी को हम लोग ऐसे बड़ा डंडा और छोटा डंडा करके दिखाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। बैटरी का काम होता है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कराना। तो अब क्या होगा कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप है, अंदर में, बाहर नहीं, अंदर में। इससे क्या होता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस पर फोर्स लगने लगता है पीछे की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा इस पर फोर्स लगाया जाता है E इंटू ई। तो ये इलेक्ट्रॉन अब क्या करते हैं कि रैंडम मोशन तो अभी भी इनका जारी रहता है, लेकिन रैंडम मोशन में चलते हुए ये पीछे की तरफ शिफ्ट होने लगेंगे। उसको देखो रफ में दिखाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ था ना, तो रैंडम मोशन नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो धीरे 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 कहाँ चला जा रहा है, पीछे जा रहा है। और फिर उसके बाद इधर वायर से निकल करके ऐसे आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि अच्छा, आप पर कोई भी क्रॉस सेक्शन देखोगे तो वहां पर सेकंड बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आपके पास कर रहे होंगे। इसका मतलब अब इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से धीरे धीरे पीछे की तरफ सरक रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं वीडी। वीडी का मतलब होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे, ऐसा नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉन परेड की तरह सीधा जाता है यहाँ से यहाँ फिर वायर में होके ऐसे 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 आता है, ऐसे सीधा नहीं जाता है, वो रैंडम मोशन में चलता रहता है। ठीक है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव की वजह से जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ही। तो जब ऐसे आपके हजारों लाखों इलेक्ट्रॉन अंदर में पीछे जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का लिटरली पूरा बारात जा रहा है। तो चार्ज अगर ऐसे पीछे फ्लो हो रहा है, इसका मतलब है कि आप कहेंगे कि इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है। इस वायर में क्या फ्लो हो रहा है, आगे की तरफ करंट। करंट का डायरेक्शन आगे की तरफ होगा, इलेक्ट्रॉन का मोशन पीछे की तरफ होगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो उधर जिसकी वेलोसिटी उसकी जिधर होगी उसके अपोजिट आपका करंट का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे इस टॉपिक में, इस टॉपिक में हम लोग ये सीखे कि जब तक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड
नहीं आएगा उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो कराने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देना होगा कंडक्टर के अंदर। वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग जनरली बैटरी लगा करके देते हैं। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा ऊपर कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं कहानी। When electric field is applied, या और अच्छे से लिख देते हैं, in presence of electric field, electrons slowly drift in a direction opposite to field with a velocity called drift velocity. ठीक है, in presence of electric field, electrons slowly drift in a direction opposite to field, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, with a velocity, कुछ वेलोसिटी से धीरे धीरे पीछे की तरफ सरकता है। This velocity is called drift velocity. ठीक है, अच्छा, due to motion of electrons, now there is current flowing in the conductor. Okay. Due to motion of electrons, now there is current flowing in the conductor. अब वो करंट कितना होगा उसके लिए हमको थोड़ा सा जगह चाहिए, तो वो हम अगले पेज पर करेंगे, पहले इसको नोट करो। हमारा ये कंडक्टर है, हम लोग अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है ना, तो ये उस कंडक्टर का इधर और इधर का फेस। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड ई सेटअप किया हुआ है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है वो धीरे धीरे पीछे की दिशा में ड्रिफ्ट हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालेंगे। बैटरी नहीं दिखा रहे हैं, अंडरस्टूड है कि बैटरी लगा होगा तभी तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होगा देखो, उसके लिए वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, तो उसके लिए पहले देखते हैं कि इस पर जो किसी भी इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन कितना होगा। एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए हो तो वो होता है फोर्स बाय मास, तो वो हो जाएगा ई बाय एम। ठीक है, अब यहाँ एक चीज डिफाइन करते हैं, लेट टाउ इज इक्वल टू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो ये क्या है, होता क्या है कि ये जो कंडक्टर है इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन चलते हैं ये कोई सीधा तो चलते नहीं है, ये तो ऐसे 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 करके ड्रिफ्ट करके जाते हैं ना। तो हर इलेक्ट्रॉन का थोड़ी थोड़ी देर में कोलिजन होते रहता है किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन या एटम से। भाई इलेक्ट्रॉन सीधा चल नहीं सकता है, क्योंकि इस कमरे के अंदर ऐसे समझो कि बहुत भीड़ है और सबको चलना है, तो लोग आपस में टकराते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब टकराता रहता है तो हर दो कोलिजन के बीच में कुछ ना कुछ समय लगता होगा। जैसे यहाँ से चला और यहाँ से मान लो 2 सेकंड के बाद जाके टकरा गया दूसरे इलेक्ट्रॉन से, फिर वहां से चला, फिर पता चला अगले 1 सेकंड के बाद फिर किसी से टकरा गया, फिर पता चला कि 3 सेकंड के बाद फिर टकरा गया। तो ये जो बार बार अलग अलग टाइम पे दूसरे दूसरे से टकरा रहा है, उस टाइम का अगर एक एवरेज ले ले तो उसको हम बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बताता है कि एक इलेक्ट्रॉन का 2 कंजिक्यूटिव कोलिजन के बीच में कितने देर तक वो रिलैक्स रहा। रिलैक्स रहा का मतलब कोलिजन नहीं होगा। ठीक है ना, तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बहुत कम होता है, माइक्रो सेकंड और नैनो सेकंड में होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी जल्दी टकराते रहता है।
तो अगर एवरेज रिलैक्सेशन टाइम में हम मान लें कि इलेक्ट्रॉन उतनी देर तक बिना कोलिजन के सीधे चला है, ठीक है, तो हम उतने देर में उसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे और उसको टाइम से डिवाइड करके उसका एवरेज वेलोसिटी निकाल लेंगे, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो आपका होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला होता है लेमडा बाई टाउ। लेमडा का लेमडा लिखो या लेमडा क्या लिखो, डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि एक एवरेज रिलैक्सेशन टाइम में दो कोलिजन के बीच में ये कितना चला। तो हम मानते हैं कि हर कोलिजन के बाद इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो टाउ टाइम में कितना आगे चलेगा, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। ये हो गया हाफ ए टी स्क्वायर बाई टाउ। टाउ आपका वही है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। इसको रफ में ऐसे समझो, इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला और मान लो कि थोड़ी दूर तक यहाँ तक चलने के बाद अगला कोलिजन हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट एस हो गया और इतना दूर चलने में टाइम लगा है टाउ। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ है, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लग रहा है, लेफ्ट की तरफ, तो उतने देर में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, काइनेमेटिक्स वाला फॉर्मूला। इसमें अब एक टाउ आपका हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ए इंटू टाउ बाई 2। और आप चाहें तो ए की जगह आप क्या लिख सकते हैं, ई टाउ अपॉन 2 एम, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है वो दो तीन चीजें हैं। देखो किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास है ये दोनों कांस्टेंट क्वांटिटी हैं, ठीक है, और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम भी हर कंडक्टर का अलग अलग होता है, तो वो भी एक कांस्टेंट ही है। बचा इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे हाथ में होता है कि अंदर में कितना तगड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये तो इस पे निर्भर करेगा कि हम इसमें कितना पावरफुल बैटरी लगाए हैं, 12 वोल्ट का बैटरी लगाए हैं कि 24 वोल्ट का कि 100 वोल्ट का। जितने वोल्टेज का बैटरी लगाओगे अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा आएगा। तो ये बताओ जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका असर क्या होगा, उतना ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी होगा। तो इन शॉर्ट स्टूडेंट्स को समरी में ये याद रखना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे उतना ज्यादा आपका इलेक्ट्रॉन फास्ट चलेगा। और ये एक तरीके से फॉर्मूला है जो आपको बताता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर कभी निकालना हुआ तो इससे निकलेगा। लेकिन इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल नहीं बनता है, बहुत हुआ तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बोलेगा फॉर्मूला डेराइव करके दिखाओ, और नहीं तो ऐसे बोलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हमने डबल कर दिया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या असर पड़ेगा। तो ई अगर डबल हो गया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डबल हो जाएगा, ठीक है, नोट करो।